सभी साथियों का बहुत ही स्वागत है आज नॉलेज जंक्शन हमारी टीम में। और मैं सौरभ उप्रेती आपके साथ। आज हमारे साथ हैं मेघा जायसवाल मैम। सो वी कैन क्लैप फॉर हर एंड शी हैज़ गिवन अ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू गिव अटेंशन टू आवर पेडागोजी फील्ड। तो मैम का एजुकेशन में नेट क्वालिफाइड है, इसके अलावा केमिस्ट्री में मैम पीएचडी कर रही हैं इस समय। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, पिछली बार मोर देन 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, जी हाँ मोर देन 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फाइनल सिलेक्शन एलटी में हुआ, केजे में। और इंग्लिश में पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन जो पेडागोजी जो कि गेम चेंजर, मैं पिछली बार से इसके लिए गेम चेंजर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप इंग्लिश या अपना सब्जेक्ट्स में आप कोर स्ट्रेंथ डेवलप करिए, मगर पेडागोजी में अगर आप लचक जाएंगे तो क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल सिलेक्शन शायद हैम्पर हो सकता है। तो इसीलिए गेम चेंजर कह रहा हूँ मैं। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स भी थे इंग्लिश में जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, बट ड्यू टू लैक ऑफ यू कैन से स्ट्रैटेजी इन पेडागोजी दे समहाउ लैग्ड इन द फाइनल एफर्ट। तो पेडागोजी को अभी से एक गंभीरता प्रदान करने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें नॉलेज जंक्शन एक मंच पर आ गया है। मैम का एक अचीवर्स ऐप करके है, और अचीवर एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर से मैम अपने इंडिपेंडेंट कोर्सेज़ को चला रही हैं। तो आप उनके बारे में भी जानेंगे। तो मैम को मैं देता हूँ माइक, और मैम आपको शुरुआत से लेते हुए चलेंगी। और मैम का इंट्रोडक्शन ब्रीफ मैंने दे दिया है, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैम अपने इस मंच से अपनी बात को कहें और हम सब लोग सुने। मैम एक प्रॉपर लेक्चर फॉर्मेट में भी हम लोगों को गाइड करेंगी सिलेबस को लेते हुए पेडागोजी में कि हम लोगों को कैसे अप्रोच करना है ना। तो ओवर टू यू मैम। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब हम बात करते हैं कि एलटी पेडागोजी जिसके लिए मुझे विशेष रूप से बुलाया गया है। पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, ठीक है। तो मेरा देखिए ग्रेजुएशन जो है वो साइंस से था, मैंने बीएससी की है, और वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जेडबीसी थी मेरे पास। उसके बाद मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 3 सब्जेक्ट से हैं, तो मैं ट्रिपल पीजी हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से है, एजुकेशन से है और केमिस्ट्री से है। और जैसा कि सर ने आपको बताया, करेंटली मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ केमिस्ट्री से, ठीक है। मेरा बीएड जो है वो भी मुझे बीएड की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी थी उस समय, और इसीलिए मैंने सोचा था मैं इसमें ही अपना करियर बनाऊंगी, और इसीलिए मैंने एमए एजुकेशन किया था। और उसी साल मेरा नेट भी क्वालिफाई हो गया था, बट जेआरएफ से वो कुछ मार्क्स से रह गया, नहीं तो मेरी पीएचडी भी शायद एजुकेशन में ही हो रही होती। बट साइंस क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने फिर साइंस को ही चुना। अब मैं अपनी एजुकेशन की पढ़ाई को भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप अपनी पढ़ाई को भूलना नहीं चाहते, पढ़ाना शुरू कर दो। तो मैंने क्या किया था 2018 में, इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अचीवर्स नाम से, और उसको मैंने रन किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसमें मैं सीटेट की तैयारी कराती थी। मेरा जो सीटेट है, यूटेट है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड है। तो मेरे सीटेट की पढ़ाई जो है वहाँ पर करानी शुरू करी, और उसका रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा मिला। वहाँ से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं शायद इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ा सकती हूँ। क्योंकि अगर टीचिंग के विषय में बात की जाए, तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करेंगे, मैं 2008 से ही टीचिंग करा रही हूँ, मतलब टीचिंग कर रही हूँ। और वहाँ पर 2008 में मैं अपने ही घर पे अपना एक कोचिंग सेंटर रन करती थी, अचीवर्स कोचिंग क्लासेस नाम से। तो ये बहुत पुराना है, ये अचीवर्स जो मुझसे जुड़ा हुआ है, और वहाँ मैं एकेडमिक बैचेस लेती थी। 2019 तक मैंने पढ़ाया है। उसके बाद बीच में एक ब्रेक आया, और फिर 2020 में हम सब जानते हैं लॉकडाउन लगा था। उस बीच मैंने थोड़े समय के लिए अनअकैडमी पर भी पढ़ाया था, और अनअकैडमी और अपने यूट्यूब के बेसिस पर बाद में मुझे वेदश्री क्लासेस में बुलाया गया। और वेदश्री क्लासेस में वहाँ मैंने टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जब वहाँ पर उस समय एलटी पेडागोजी चल रहा था, और वहाँ पे लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे तैयारी हो रही थी, जो 40 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चरर स्क्रीनिंग में आता है। और इसके अलावा एक यूटेट का बैच उस समय चल रहा था। वो तीनों कोर्सेज़ मैंने वहाँ पर कवर कराए थे। उसी समय रेफरेंस मिला नॉलेज जंक्शन का, तो सौरभ सर ने जो है मुझे इन्वाइट किया। पहले तो लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए मैंने लास्ट मोमेंट पे कुछ लगभग आई थिंक 300 के अराउंड क्वेश्चंस जो है रेडी करे थे, और वहाँ बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। बच्चों ने बहुत पसंद किया, और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो लेक्चर स्क्रीनिंग में आया था उसमें फंस भी गए थे। उसके बाद सर ने मुझे बुलाया फिर एलटी पेडागोजी के लिए। तो मुझे सौभाग्य मिला कि जो आपका पिछले बार का जो बैच है एलटी पेडागोजी, जिसमें आपके 50+ सिलेक्शन नॉलेज जंक्शन से हुए हैं, उसमें मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। वैसे तो कलेक्टिव एफर्ट होता है, किसी एक से नहीं होता, कलेक्टिव एफर्ट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट की अपनी मेहनत होती है, उसके बाद जो टीचर्स जुड़े हुए हैं वो भी उसमें हेल्प कर रहे हैं। टीचर तो क्या कर रहा है, वो तो हेल्प कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। मेहनत किसने करनी है, आपने करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको निकालना है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं आपके एलटी पैडागोजी की। जो आपका एलटी पैडागोजी है उसमें आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि कैसे या फिर आप समझना चाहते हैं इसको, दिक्कत तो नहीं कहूँगी, समझना चाहते हैं इसको कि हम इस सिलेबस को किस तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एलटी पैडागोजी का सिलेबस है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से इसको कवर करना है। तो एलटी पैडागोजी में देखिए मेनली जो आपकी दो चीज़ें होती है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका कोई भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होती है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, ज़्यादातर आपके जो एलटी पैडागोजी के सिलेबस में भी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इसके अलावा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सेप्शनल चाइल्ड, ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपके कहाँ से कवर हो जाते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी से कवर हो जाते हैं, है कि नहीं। कहीं पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। होता है ना, लर्निंग जो हो गया आपका अधिगम, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ कवर हो रही हैं, आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी में कवर हो रही हैं। फिर अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है एक तो टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें मतलब टीचिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे यहाँ पे हम टीचिंग के नेचर को समझते हैं, टीचिंग के फेजेस हो गए, टीचिंग के लेवल्स हो गए, ठीक है, फिर टीचिंग जो है आपके मेथड्स होते हैं अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ कवर होती हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। सिर्फ यही नहीं, फिर टीचिंग एड्स की अगर हम बात करें जिसमें आपकी फिर क्या आती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। पता है किसी को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होती है टीचिंग में, किसी को भी जरा सा भी आइडिया हो, आप सबने बीएड में पढ़ रखा है ये सब। हाँ, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, उसमें ऑडियो विजुअल एड्स है, ठीक है, वो तो टीचिंग एड्स हो गए आपकी। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कठोर शिल्प भागम और हाँ कोमल शिल्प भागम, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर बेसिकली क्या हुआ, आप जब कंप्यूटर में लेते हैं ना वही चीज़ यहाँ पर भी है। हार्डवेयर में कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, विच इज़ टैंजिबल, ठीक है। इसमें भी यही है, जो चीज़ आप टच कर सकते हो टीचिंग एड में दैट इज़ योर हार्डवेयर, और जो चीज़ आप टच नहीं कर सकते क्या हो गया, नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी है आप उसे टच नहीं कर सकते हो, उसे सिर्फ समझ सकते हो, दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर। ब्लैक बोर्ड की बात करूँ, ब्लैक बोर्ड हार्डवेयर, जो लिखा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी किस में आ जाती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। अगर हम बेसिकली इसके देखिए मैं एक बार लेते हुए चलती हूँ, शायद आप लोगों के पास ये सिलेबस होगा ही, बाकी नहीं तो मैं पढ़ के बता ही रही हूँ। इसमें जो आपके मेन जो टॉपिक्स हैं, जैसे स्टार्टिंग से शुरू करें, अगर ये है आपका एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये आपके एक या दो पेज में बस इसके नोट्स बना लो, ठीक है, एक या दो पेज में बस इसके नोट्स बना लो कि एक टीचर का एटीट्यूड शिक्षा के प्रति क्या होना चाहिए या स्टूडेंट के प्रति क्या होना चाहिए, वो आपका मेनली थ्योरी से ही निकल के आ जाता है। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करनी है ना तो थ्योरीज कवर करो। थ्योरीज अगर आपकी कवर हो गई, टेक्निकल पार्ट थ्योरीज वगैरह कवर हो गई, तो एप्लीकेशन पार्ट हमेशा ही अपने आप कवर हो जाता है। थ्योरीज को ही तो अप्लाई करना है कि नहीं। जो एलटी पैडागोजी में पिछली बार का वैसे तो रिजल्ट अच्छा था, लेकिन बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका भी कहना ये था कि हमारे मार्क्स हमारे सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे आए लेकिन पैडागोजी में अच्छे नहीं आए, क्योंकि पिछली बार का पैडागोजी जो है वो सेक्शन कैसा आया था, फैक्चुअल आ गया था, सारे क्वेश्चन फैक्चुअल आ गए थे। नहीं तो आपका वेटेज रहता था पहले के, अगर आप एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे तो वेटेज ये रहता था कि एप्लीकेशन पार्ट में से ज़्यादा आता था। एप्लीकेशन पार्ट का मतलब क्लासरूम में जो सिचुएशन है उसमें टीचर किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा आता था, तो वो अपनी समझ से एक टीचर के अंदर अगर एप्टीट्यूड होता है वो कर ही देगा। फैक्चुअल पोर्शन कम आता था, पिछली बार रिवर्स सिचुएशन हो गई, फैक्चुअल पोर्शन आ गया ज़्यादा और एप्लीकेशन पार्ट आया कम, इसी से दिक्कत आई। और वहीं पे जो थोड़े बहुत मार्क्स जो मेरिट से पीछे रह गए हैं ना बच्चों के, वो वहीं रह गए, ठीक है। इसीलिए सर बार बार कह रहे थे गेम चेंजर, गेम चेंजर तो खैर उन्होंने कर दिया, आयोग वालों ने, जब उन्होंने बनाया इसको इस तरीके से, ठीक है। तो टीचिंग वाले जो सेक्शन है या साइकोलॉजी की जो सेक्शन है, इसका जो टेक्निकल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उसको पढ़ो। एक बार वो समझ में आ गया, एप्लीकेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। और थ्योरी और टेक्निकल पे अगर आपकी कमांड होगी, फैक्चुअल वहाँ अपने आप ही कर जाओगे, है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, टीचिंग टुवर्ड स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड स्टूडेंट्स, एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, ये सारे तो एक दो पेज के नोट्स बन जाएंगे। फिर एक आपका टॉपिक है, देखिए कुछ टॉपिक मैं ऐसे यहाँ पर बता देती हूँ जो आपको या तो कहाँ से कवर करने पड़ेंगे,
किसी और किताब से या फिर नेट से। कम्युनिकेशन पार्ट हुआ आपका। कम्युनिकेशन जो है आपको वैसे तो बुक्स में मिल जाता है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स में आपको नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन वाला पार्ट। कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना पड़ता है, इसके आप नोट्स बना सकते हो, 2-3 पेज के बन जाएंगे। कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक होता है ना। अशाब्दिक में क्या आएगा, जेस्चर, पोस्चर, टीचर कभी कभी हाथ के इशारे से भी तो बैठने के लिए कहता है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन से भी टीचर के गुस्से का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शाब्दिक अशाब्दिक होता है। फिर अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बात करें तो आपका वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल क्या हुआ, आप अपने सुपीरियर से कुछ कह रहे हो, वर्टिकल हो जाएगा वो, ठीक है। प्रिंसिपल से अगर आपको लीव मांगनी है टीचर को, क्या हो गया, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया ना वो। या प्रिंसिपल कोई ऑर्डर अपने टीचर्स को दे रहा है, वर्टिकल हो गया। सामान अगर स्टेज पे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। कहीं भी हो रहा है अगर आपकी बातचीत, ठीक है, कहीं भी, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये इससे भी बात कर रहा है, इससे भी बात कर रहा है, इससे भी बात कर रहा है, कहीं भी बात हो रही है, क्या कहते हैं इसको, ग्रेप वाइन कहते हैं। सुना है ग्रेप वाइन, अंगूर लता, जैसे अंगूर के गुच्छे में होते हैं ना, अंगूर सब एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आपके क्लियर होने चाहिए। फिर क्लासरूम में टीचर का कम्युनिकेशन किस तरीके होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये स्किल अगर टीचर के पास नहीं है, कितना भी नॉलेज वाला टीचर क्यों ना हो, बच्चों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएगा वो। तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे आपका एक सोशल मैच्योरिटी की जो बात हो रही है, सोशल मैच्योरिटी, इसमें आपका बेसिकली सोशलाइजेशन ही आता है। समाजीकरण एक बच्चे का कैसे होता है, प्राइमरी एजेंसीज होती है, सेकेंडरी एजेंसीज होती हैं, ठीक है। पता है प्राइमरी एजेंसीज कौन सी होती है, जिसमें बच्चा सबसे पहले जो है किसके संपर्क में आता है, फैमिली, प्राइमरी एजेंसी हो गई। सेकेंडरी एजेंसी में क्या आ जाएगा, स्कूल, ठीक है। तो ये सामाजिकरण है। फिर इसकी एक प्रोसेस है, इसकी एक 2-3 थ्योरीज हैं, अगर सिंपल सी हैं, अगर उनको आप पढ़ लेते हो आपका ये वाला टॉपिक यहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है। एक वेल एडजस्टेड पर्सन, सोशली मैच्योर किसे कहोगे, जो जानता है किस जगह पे वो है, वहाँ पर उसे किस तरीके से व्यवहार करना है, क्या बोलना है, वो सोशली मैच्योर पर्सन कहलाएगा, ठीक है। तो सोशल मैच्योरिटी आ जाती है आपकी। फिर है आपका टीचिंग ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल डिवोशन। ये भी आपका एक ऐसा टॉपिक है, आप ये सब जब कवर करते हो ना थ्योरीज वगैरह, तो टीचिंग प्रोफेशन के प्रति आपका क्या डिवोशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब आपका वैसे ही कवर हो जाता है। ऐसी कोई खास बात इस टॉपिक में है नहीं। फिर है एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड इनोवेशंस, ठीक है। हिंदी वाले हैं तो हिंदी वालों को बोल देती हूँ, शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार। अब इसमें जो आपका शैक्षिक प्रयोग, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट या नवाचार की जो हम बात कर रहे हैं, ये अच्छा यहाँ नहीं आएगा, ये तो आपको यहीं मिल जाएगा, सॉरी, ये आपको यहीं मिल जाएगा टेक्नोलॉजी में। इनोवेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, न्यू टेक्निक्स, क्या है, माइक्रो टीचिंग, SSST फुल फॉर्म पता है किसी को, टीम टीचिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी इनोवेशंस में आती हैं, ये पढ़नी होती है। माइक्रो टीचिंग पता होगा, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। SSST क्या हुआ, वेरी वेरी गुड, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, रोल प्ले कहते हैं इसको, ठीक है। जब आपने B.Ed किया होगा, पहले आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, क्या इंप्रूव करते हैं, क्या किसके लिए होता है माइक्रो टीचिंग, टीचर के लिए तो होते हैं, लेकिन टीचिंग में क्या इंप्रूव करने के लिए होता है या क्या सिखाने के लिए होता है, स्किल्स, टीचिंग स्किल्स को सिखाने के लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है, ठीक है। SSST क्या होती है, रोल प्ले होता है। ये ऐसे माइक्रो टीचिंग में आप 5-5 मिनट की टीचिंग कर रहे थे और एक स्किल प्रैक्टिस कर रहे थे, इसीलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है, स्केल डाउन टीचिंग कहा है इसे, ठीक है, एलन और यान ने। SSST में क्या आ जाएगा, रोल प्ले। अब आपको पूरा लेसन पढ़ाना है, पूरा लेसन प्लान पढ़ाना होता है, आपके साथ ही जो टीचिंग स्टूडेंट्स होते हैं वही स्टूडेंट्स बनते हैं, लेकिन आपको आपकी बार पूरा लेसन कवर करना है, ठीक है, लेसन प्लान जो आपने बनाया है, दैट इज़ योर SSST। फिर टीम टीचिंग होती है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। और हर टीचर का जो अपना अपना एक एक्सपर्टीज़ होता है, तो वो एक मंच पे आते हैं और वहाँ से जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स के किसी भी तरह के डाउट्स हो वो क्लियर हो सके, ठीक है। और PI क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्किनर ने दिया था, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं शायद हिंदी में, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेसिकली कंप्यूटराइज्ड होता है, उसमें स्मॉल अलग अलग तरीके के भी होते हैं, ये स्मॉल चंक्स ऑफ नॉलेज होता है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बच्चा खुद अपने पेस पे इसको सीखता है, ठीक है। तो ये इनोवेशन के अंतर्गत है, इसमें नहीं लिखा है डिटेल में। इनोवेशन टीचिंग में कहीं भी बोलते हैं तो हमेशा उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका टीचर एबिलिटीज़ क्वालिटीज़, ये भी एक ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे विशेष रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरीज वगैरह कवर करोगे अपने आप ही आ जाती हैं। इसके बाद आता है टीचिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव, ट्रेड, बेसिक नेसेसिटीज़, जो मैंने यहाँ पर बात की। टीचिंग जो आपकी किस में आ जाएगी, टीचिंग का नेचर क्या होता है, आर्ट है, साइंस है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आप एक चीज़ और पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव्स में, जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उसमें आप पढ़ते हो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी,
है ना। कितने डोमेन्स बताए हैं ब्लूम्स ने? तीन बताएं। कौन कौन से हैं वो पता है किसी को? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, साइकोमोटर को कोनेटिव भी कहते हैं। कई बार ऑप्शंस में एक बार लिखा हुआ आ गया था कोनेटिव, अब कोनेटिव साइकोमोटर ही है आपका, नया नाम उसका साइकोमोटर हो गया। ठीक है, हिंदी में क्या हुआ? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष। ठीक है, तो ये आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप स्टडी करते हो, ये ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आती है आपकी। फिर ट्रेट्स हो गए कि टीचिंग के ट्रेट्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, और बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है। टीचिंग के वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल क्या क्या होता है? स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, एनवायरनमेंट होता है। तीन ये आपके वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है लर्नर के ट्रेट। एक अच्छे लर्नर के भी क्या क्या ट्रेट होने चाहिए, ये भी आपका क्या आ जाता है बेसिकली, जब आप लर्निंग वाला टॉपिक करते हैं वहीं से क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? क्यूरियस होना चाहिए, ठीक है, एक्टिव होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, चिंतन करके वो सीख सके चीज़ों को, तभी तो लर्नर जो है अच्छे से सीख पाएगा। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में भी आपके क्या आते हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से इसको अफेक्ट कर रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत डिफरेंट तरीके के मेथड होते हैं और किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड जो है वो सही है वो आपको पता होना चाहिए। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किसने दिया प्रोजेक्ट मेथड? किलपैट्रिक ने दिया है। ठीक है, किलपैट्रिक ने दिया प्रोजेक्ट मेथड। तो ये प्रोजेक्ट मेथड पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड हुआ, क्वेश्चन आंसर मेथड हुआ। किसने दिया है क्वेश्चन आंसर मेथड? ठीक है, सॉक्रेट्स ने दिया है। सॉक्रेट्स ने दिया है। क्या मानता है वो? कि ज्ञान तो बच्चे के अंदर पहले से ही विद्यमान है, हमें बस क्वेश्चन आंसर करके उसको क्या निकालना है? बाहर निकालना है। ठीक है, इस तरीके के हो गए। फिर आपके इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स हो गए। ठीक है, एनालिसिस सिंथेसिस मेथड हो गया। ये सारे जो है आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही होता है, पक्का होता है कि मेथड ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आपका आ गया यहाँ पर मटीरियल एड्स इन टीचिंग, जिसकी मैंने यहाँ पे बात की। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? एवी एड्स हो गए, आपके ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आप ज़रूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडगर डेल कोल, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक हायरार्की में लगाया था ना इसको, ऐसे करके सारे ऑडियो विजुअल एड्स को। ठीक है, कौन से ऑडियो विजुअल एड्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं? जो मैक्सिमम सेंसेस को एक्टिव कर सकें। ठीक है, जो जितने ज़्यादा आपके सेंसेस को एक्टिव कर सकते हैं उतना ही अच्छा वो एड टीचिंग एड होता है। फिर आपका आ जाता है, देखो अब यहाँ से आपका ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट था। टीचिंग में जो है साइकोलॉजी अब जो शुरू होती है वो आपकी किससे होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अब इसमें गिवन नहीं है, लेकिन पिछले एलटी के प्रीवियस ईयर पेपर देखो, लास्ट वाला नहीं उससे भी पहले वाले देखोगे, उसमें आपकी जो थ्योरीज होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उस पर से भी क्वेश्चन आया है। थ्योरीज आपकी कौन कौन सी होती है? पियाजे की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है। ठीक है, एक एरिक्सन की थ्योरी भी पढ़नी चाहिए, पढ़ रखी होंगी, सीटेट के टाइम पे पढ़ी होंगी। ठीक है, पियाजे और ये सब रखे हुए क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन इससे पक्के होते हैं, आने ही आने। ठीक है, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। तो आपके ये जो थ्योरीज है इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बनता है तो ये आप ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, ये थ्योरीज जो है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपका क्या है? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ से अधिगम आ जाता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आ जाते हैं। और फिर आपकी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स या सिद्धांत, यहाँ प्रिंसिपल्स लिखा है, सिद्धांत नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? थ्योरीज होगा। लर्निंग की थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं आपकी? लर्निंग की थ्योरीज होती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, वॉटसन की थ्योरी पढ़ते हो इसमें, है ना। दूसरी आपकी कौन सी हो गई? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, स्किनर की थ्योरी हो गई। इसके बाद आपकी कौन सी होती है? गेस्टाल्ट थ्योरी होती है आपकी, इंस्टिंक्टिव थ्योरी। ठीक है, मैस्लो की थ्योरी है आपकी, जिसमें वो ह्यूमन एस्पेक्ट लेकर आए। तो लर्निंग की आपकी ये थ्योरीज होती है। बाकी आप बेसिक थोड़ा बहुत अगर किसी का पता करना है तो कर सकते, इनको डिटेल में करोगे। बाकी कर्ट लेविन ने एक फील्ड थ्योरी दिया, अगर नाम भी पढ़ लो बस खाली, वो भी चल जाएगा। बहुत डिटेल में जाओगे तो कितना हमारे पास तो बहुत ही हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जिनको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर है आपका लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। तो थिंकिंग जहाँ पे आ रहा है, आप थिंकिंग कितने तरीके की थिंकिंग होती है? थिंकिंग या सोचना, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट होती है ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग किसे कहते हैं? अपसारी और अभिसारी चिंतन जो होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग किसे कहते हैं? सिंगल एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, पहले से ही जो सॉल्यूशन है केवल उसी को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इधर उधर नहीं सोच रहे, तो ये कैसा है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पर एक जो पहले से ही पॉसिबल आंसर है, बस उसी के ऊपर आपका ध्यान है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? बहुत दिशाओं में सोच सकते हो, किसी एक समस्या के बहुत सारे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर हो गया आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा फिर आपका मोटिवेशन में कितने प्रकार की होती है? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अगर अंदर से बच्चा अभिप्रेरित है, खुद के लिए कर रहा है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। अगर बाहर से उसे आप कोई रिवॉर्ड दे रहे हो,
उसके लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। पेरेंट्स ने कहा हम तुमसे साइकिल दिला देंगे अगर तुम क्लास में फर्स्ट आए, वो कैसा हो गया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, ठीक है। तो मोटिवेशन हुआ और फिर मोटिवेशन की थ्योरीज आती हैं, आपको वो भी पढ़नी होंगी। मैस्लो की थ्योरी हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी हल की थ्योरी होती है, इसमें और भी एक आध थ्योरीज आपकी और होती हैं, वो आपको यहाँ पर देखनी होंगी। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपको, इसमें कोई बेसिकली बहुत बड़ा वैसा नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए किस किस लेवल के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है आपको देखने को मिलते हैं। बहुत तरीके के होते हैं, बच्चों के फिजिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, उनके इंटेलिजेंस में होंगे, उनके मेंटल लेवल पे होंगे, उनका सोशल स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हर तरह का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ से कवर करनी होती है वो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस का कर्व कैसा आता है, बेल कर्व, बिल्कुल सही, बेल कर्व, ठीक है, ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल लाई इन दिस रीजन, एवरेज, जैसे हाइट है, मोस्टली आपको लोग सब एवरेज हाइट के दिखेंगे, बहुत लंबा कोई होगा और बहुत छोटा बौना जो होता है वो बहुत कम ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमें एक बेल कर्व मिलता है, ठीक है। लर्निंग का कर्व कैसा होता है, एस शेप, करेक्ट, लर्निंग का कर्व एस शेप्ड होता है, ऐसे, ठीक है। सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं इसको, सिग्मॉइड कर्व। क्वेश्चन, अच्छा ये सीटेट में आया हुआ है, खैर चलिए इसमें नहीं आया, लेकिन कर्व पता होना चाहिए। क्या होता है, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो पहले स्लो बिगनिंग होती है, क्योंकि नई है, सारी चीज़ें सीखनी है। एक बार सीख गए तो फिर तेज़ी से आगे बढ़ोगे, काम आ गया अब आपको समझ में, तेज़ी से आगे बढ़ोगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस काम के सभी एस्पेक्ट्स आप सीख चुके हैं और आपको लगता है कि अब नया कुछ सीखने के लिए इस काम में बचा नहीं है, तो वो क्या आता है, उसे क्या कहते हैं, प्लेट्यू, लर्निंग प्लेट्यू। पठार आ गया है, ठीक है, अधिगम का पठार, जहाँ पर नया कुछ सीखना आप मतलब चाहते ही नहीं है या फिर उसमें कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है नया कुछ सीखने की, लर्निंग रुक गई है यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं, लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज योर लर्निंग प्लेट्यू। और लर्निंग कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड या एस शेप का होता है। फिर आपका आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में फिर व्यक्तित्व, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, फिर पर्सनैलिटी की थ्योरीज होती है बहुत सारी, टाइप थ्योरीज होती है, ट्रेड थ्योरीज होती है, टाइप कम ट्रेड थ्योरीज होती हैं। सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके तो इतने सारे टर्म्स हैं, ठीक है। इद, ईगो, सुपर ईगो की बात की गई है उसमें, कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल की बात की गई है, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस की बात की गई है उसमें, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। डायरेक्ट टर्म से उठाकर आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया करते हैं। फिर आता है आपका इंटेलिजेंस। बुद्धि में भी यही है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, थर्स्टन के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की है, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की है, ठीक है। और इसके बाद जो आपके बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, यानी कि आपकी जो थ्योरीज हो गई वो पढ़ी जाएंगी, इंटेलिजेंस थ्योरीज। और इसके अलावा फिर आपके इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। फिर आता है आपका लर्नर ऑफ स्पेसिफिक नीड्स, यानी ये विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। कौन होते हैं विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, स्पेशल चाइल्ड। कौन किसको रखोगे स्पेशल चाइल्ड में, वो तो वैसे हो गए, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हो गए, वो ठीक है, आप सही कह रहे हो, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले भी इस पर आ जाएंगे। और ठीक है, सिर्फ हम नीचे वालों को ही नहीं ले रहे, कम वालों को ही मत लो, किसको, क्रिएटिव बच्चा जो है, ठीक है, जो बहुत ही हाइपर एक्टिव या क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, उनको भी बैठाना मुश्किल होता है। हम सीखते थे क्लास में, दो तरह का बच्चा आपको कभी नहीं पढ़ाने देगा, एक जो बहुत शैतान होगा, एक जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। और हमारे जो टेस्ट होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए, ऐसे बनाओ टेस्ट को, वैसे तो एवरेज हो लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए इजी, जो वो कमज़ोर बच्चा भी कर जाए, और 2 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो वो उस इंटेलिजेंट बच्चे को इंगेज कर दे, नहीं तो पढ़ाने नहीं देगा वो इंटेलिजेंट बच्चा भी आपको, ठीक है। तो क्लासरूम में क्या करना होता है, सबका ध्यान रखना होता है स्पेसिफिक नीड्स का। तो क्रिएटिव चाइल्ड, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, हैंडीकैप बच्चे जो भी हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, सभी के विषय में हमको पढ़ना होता है। सबकी अपनी स्पेसिफिक नीड्स हैं, फिर उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे हम उन्हें डील करें उसके बारे में बात की गई। अच्छा, कैसे पढ़ाना चाहिए इनको, अलग कर देना चाहिए, कैसे पढ़ाना है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। अब किसकी बात होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, सबको एक साथ बिठा के पढ़ाना है, ठीक है, ताकि नॉर्मल बच्चे के मन में भी एम्पैथी क्रिएट हो, किस बच्चे के प्रति, जो बच्चा वीक है या किसी भी तरीके से कमज़ोर है, सबको साथ बिठाकर पढ़ाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, ठीक है। दो इसमें कॉन्सेप्ट एक आपको बता देती हूँ, एक होता था इंटीग्रेटेड, इससे पहले चलता था इंटीग्रेटेड। क्या मतलब होता है इंटीग्रेटेड का और क्या फ़र्क है इसमें, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में फ़र्क है कुछ, क्या फ़र्क है, करेक्ट। इंटीग्रेटेड में भी सबको साथ बिठाकर पढ़ाना है, लेकिन आप अपने टीचिंग लर्निंग जो आपका प्रोसेस है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो। उसके लिए आपने एक मतलब जो कम सुनने वाला बच्चा है उसको बिठा तो लिया, लेकिन पढ़ा आप नॉर्मली रहे हो, तो उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होगी तो आप क्या करोगे, अब जो बच्चा कम सुन सकता है या मान लो वो नहीं सुन सकता, उसके लिए आप क्या करोगे, एक और टीचर खड़ा कर दोगे, साइन लैंग्वेज में करेगा, ठीक है।
या फिर अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है वो बैठा है आपके साथ, तो आप क्या करोगे, उसको बाकी सबको आपने किताब पढ़ने के लिए दी तो उसको ऑडियो बुक सुनने के लिए दे दो। तो आपको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है बच्चे को बिठाया है तो उसके अकॉर्डिंग भी तो बनाओ, तभी तो वो सीखेगा। ठीक है, फिर आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं इन लर्निंग। ये डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग वही होगा, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया वगैरह जो आपकी हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। लर्निंग प्लेट्यू, लर्निंग गैप में लर्निंग गैप नहीं बताया, लर्निंग प्लेट्यू मैंने आपको बता दिया। गैप क्या होता है, आप एक वर्ष में बच्चे को 10 चीज़ें सिखाना चाहते थे, बच्चे ने सिर्फ 6 चीज़ें सीखी, तो वो 4 चीज़ों का क्या आ गया, गैप आ गया। और ये हमारे यहाँ होता ही जा रहा है, क्योंकि अगली क्लास में अब क्या है, उसे कवर करना पड़ेगा। अब वो अगली टीचर तो कराएगी नहीं बैठ के कवर, तो बच्चे की गाड़ी छूटती चली जाती है। उस लर्निंग गैप को क्या करना होता है, उसी क्लास में कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना आजकल बच्चे का जो लेवल है उसे वहीं से उठाओ। हालांकि बहुत मुश्किल है ये, प्रैक्टिकली हम बात ज़रूर करते हैं, मतलब ये हम बात करें थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल है। जब एक क्लास में इतने 60-70 बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर एक किस किस पे ध्यान देगी। ठीक है, फिर है आपका सामंजस्य, जिसे कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, गलत है, एडजस्टमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, एडजस्टमेंट में आप सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हो। डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं आपके, किस तरीके से आप सिचुएशन से डील करते हो, आप सबके अपने अपने डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ 8-9 तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें आपको ये पढ़ने होते हैं। और किस तरीके से एक वेल एडजस्टेड पर्सन की क्वालिटीज़ कैसे होती हैं, हम इसको पढ़ते हैं। फिर जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज और मेथड जो है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। अब ये भी आपको जो है अच्छे से पढ़ना होता है 2005। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। NCF 2005 क्या है? NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचर क्या है? हाँ, फैसिलिटेटर, वेरी गुड, सुविधादाता है। ठीक है, क्योंकि NCF 2005 आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे बना हुआ है। बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर लेगा। ठीक है, आपको उसे बस सुविधा प्रदान करनी है, जहाँ वो अटक रहा है उसकी हेल्प कर देनी है। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर की भूमिका में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर आपकी आती है। बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपने पढ़ा है, NCF 2005 के अंतर्गत कैसे होगा वो आपको कवर करना होता है। फिर आपका एक टॉपिक है एक्शन रिसर्च। ठीक है, मैं अभी बुक भी आपको दिखा दूंगी कि कौन सी बुक से आपको ये मिल सकता है। क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च क्या होता है? फाइंडिंग सॉल्यूशन। नॉर्मल रिसर्च में भी तो करते हैं, फिर जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है उसमें भी तो हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर वो करते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है? एक्शन रिसर्च जो होती है अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे अगर यहाँ पर अपने कोई समस्या आ रही है और उसको आइडेंटिफाई करके मैं उसकी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी, तो वो एक्शन रिसर्च होगी। मेरे रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्शन रिसर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको जनरलाइज नहीं कर सकते, उनका सामान्यीकरण नहीं कर सकते। नहीं तो मेडिकल साइंस वगैरह में जो रिसर्चेस होती हैं, अमेरिका में हुई, वो अब हर जगह अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैं अगर यहाँ कोई रिसर्च कंडक्ट करूँगी एक्शन रिसर्च, अब ये नहीं कि वो हर जगह अप्लाई होगी, वो सिर्फ मेरी जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। जो रिसर्चर है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, छोटे लेवल पर होती है ये। ठीक है, तो ये है आपकी एक्शन रिसर्च। और लास्ट आ गया आपका शिक्षा का अधिकार, जो इसमें दिया हुआ है राइट टू एजुकेशन। ये तो हम सभी जानते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह में जो है हमें ये कवर करना ही होता है, RTE 2009। और ये वाला जो है अब आपके डीप क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, सेक्शंस वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो इसको ज़रा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, RTE 2009। अब जो इस सिलेबस में नहीं है, कौन सा टॉपिक है ऐसा जो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए? NEP 2020। ठीक है, वैसे तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए NCF भी आ गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उस पर से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है वो। ठीक है, तो NEP 2020 में से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। यहाँ पर अब आप देखोगे जितने भी NEP के बाद जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो CTET हो, UTET हो, चाहे आपके BEd वाले जितने भी हो रहे हैं, आपका ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो NEP 2020 में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको ज़रूर तैयार करना होता है। अब मेनली मैंने आपको क्या होता है, साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी पे आपको कमांड करनी है। फिर आपके जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर ही लोगे। किसी भी एग्जाम को निकालने का सही तरीका आपको पता ही होगा, मतलब सही क्या मैं कहूँगी, मुझे जो लगता है एक अप्रोप्रिएट तरीका होता है, पहले आपका सिलेबस डिकोड करो पूरा क्या पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर देखना सिर्फ पहली बार का काम नहीं होता है, ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपको कई बार उसे खोल के देखना पड़ेगा, एक बार में दिमाग में नहीं आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपको बार बार उसे खोल के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एनालिसिस करना होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाओ। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एक BEd की अगर आपके पास किताबें रखी हैं, वैसे कई लोग लाइब्रेरी से भी लेते हैं,
एक ये आर्य शर्मा की किताब टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी है, आर्य शर्मा, ये आपने अपने बीएड के टाइम पे पढ़ी होगी। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिटेल में है, लेकिन मतलब क्योंकि बीएड लेवल की है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग एड्स वगैरह सारे टॉपिक्स आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वगैरह सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर आपकी पीडी पाठक एक आती है, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान हिंदी की आती है, टेक्नोलॉजी वाली वही हिंदी में आती है। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान पीडी पाठक की है, और वैसे एसके मंगल है पर वो बहुत डिटेल में है इंग्लिश वाली, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की। और एक ये किताब, अगर पिछली बार किसी ने दिया एलटी, उसने ये बुक देखी हो, मुझे पता नहीं है इस समय बुक स्टॉल्स पे अवेलेबल है या नहीं, लेकिन पिछली बार ये बहुत चल रही थी और इसमें मटेरियल काफ़ी सही दिया है, ठीक है। वैसे मैं और रेफ़र करती नहीं हूँ उपकार और अरिहंत की किताबें, लेकिन ये मुझे थोड़ी ठीक लगी। बहुत देखो पतली सी किताब है, सस्ती किताब भी है। जैसे इसमें सिलेबस पे आपके टॉपिक्स दिए ना, बिल्कुल टॉपिक वाइज इसमें जो है बता रखा है, और एमसीक्यूज़ भी दिए। ओके, एमसीक्यूज़ से मुझे एक चीज़ और याद आई, एमसीक्यूज़ आप कहाँ से करो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सीटेट और यूटेट का जो आपका एग्ज़ाम है उसके एमसीक्यूज़ ज़रूर आप कवर करो, क्योंकि कई बार तो सीटेट के तो क्वेश्चन कई बार रखे हुए आ जाते हैं उसमें। तो सीटेट की अगर आपके पास कोई बुक पड़ी है, अरिहंत की बुक अच्छी होती है सीटेट में, मुझे उपकार वगैरह मैंने पढ़ी भी, मैंने देखी है, लेकिन मुझे उतनी पसंद नहीं आई। अरिहंत की किताब फिर भी मैं कहूँगी अच्छी है, और अरिहंत की किताब आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, आप ये भी कवर कर सकते हो। आपको ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे, सीटेट की जो बुक किताब होती है, ठीक है, सीटेट की। और उसमें जो है आपका एमसीक्यूज़ अगर आप उसे कवर करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा उसमें रहेगा, ठीक है। ये ऑल्सो इसमें भी है एमसीक्यूज़, लेकिन कम है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ज़्यादा। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ज़रूर आता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, इस पर से क्वेश्चन ज़रूर आना होता है। असेसमेंट में आप क्या पढ़ते हो, 3 टाइप के आप असेसमेंट पढ़ते हो, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कोई बता सकता है क्या है असेसमेंट ऑफ लर्निंग? इवैल्यूएशन आ जाएगा उसमें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, हाँ, इवैल्यूएशन आ जाता है, मूल्यांकन जो लास्ट में हम एग्जाम्स लेते हैं, करेक्ट कह रहे हैं सर। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन जो होता है बेसिकली उसमें आ जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया है, अब आप देख रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है, हाँ आपका आंसर भी करेक्ट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग कब होता है, अभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, ड्यूरिंग द प्रोसेस अब आप क्या कर रहे हो, बच्चे को असेस कर रहे हो। नाउ दिस एक्ट्स एज अ फीडबैक फॉर द टीचर ऑल्सो, ठीक है, ये बच्चे को कितना समझ में आया उसके लिए भी है, और आपके लिए भी फीडबैक है कि आपकी टीचिंग सही चल रही है नहीं चल रही। अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे तो आप क्या करोगे, अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करोगे, ठीक है। तो ये टीचर के लिए भी फीडबैक का काम करता है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, पीयर असेसमेंट भी कह सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। आपने खुद पढ़ा या आप खुद भी पढ़ रहे हो और आपने उसके बाद एमसीक्यूज लगाए, तो उस समय भी तो आपका असेसमेंट हो रहा है, और क्या है आप सीख ही तो रहे हो। असेसमेंट एज लर्निंग, वो जो आप असेसमेंट कर रहे हो अपना, उसमें भी तो आपकी लर्निंग हो रही है। या पीयर ग्रुप आ गया, आपने क्वेश्चंस पढ़े आपने और याद किया और अपने फ्रेंड से कह दिया या अपने भाई बहन से कह दिया कि भाई खुद से पूछो, वो भी क्या हो रहा है, असेसमेंट एज लर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके टाइप्स ऑफ असेसमेंट पूछ लेते हैं। इवैल्यूएशन आपका क्या होता है, फाइनली जो आपका मूल्यांकन हो रहा होता है वो होता है। और फिर आता है आपका CCE, क्या है CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब लगातार पूरे साल भर आपको बच्चे को इवैल्यूएट करते रहना है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर क्षेत्र में करना है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं देखना है, हर क्षेत्र में उसका इवैल्यूएशन आपको करना है, ठीक है। तो CCE जिसके अंतर्गत आपके क्या होते हैं, 4 आपके FA होते हैं, 2 आपके ऐसे होते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। मतलब FA1 FA2 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 और 2 होगा, फिर आपका समेटिव असेसमेंट 1 होगा, फिर FA3 FA4 होगा, फिर आपका समेटिव असेसमेंट 2 होगा। और ग्रेडिंग्स यहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। 9 पॉइंट ग्रेड स्केल यहाँ पर आपका CGPA जो है वो आपका यूज़ होता है, ठीक है। CBSE इसको लेकर आया था जब आपकी RTE लागू हो गई थी, उसके बाद CBSE ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, करेक्ट, ठीक है। अच्छा याद दिलाया आपने, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, थोड़ी क्लैरिटी मिली। सेल्फ स्टडी भी करोगे तो कैसे करना है, कैसे आपको अप्रोच रखनी है, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है, क्योंकि मतलब वैसे तो आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि कई बार उठा के सीधे वहीं रख दे रहे हैं वो, लेकिन जैसे ना ये उत्तराखंड के लिए स्पेसिफिक है, तो ये इस वजह से थोड़ा अलग तो चलते ही, इनका आप देखोगे पैटर्न थोड़ा अलग ही रहता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो सीटेट में जो CDP सेक्शन होता है आपका, वो आपके साइकोलॉजी से मैच करता है।
जो टीचिंग और आपका ये वाले जो टॉपिक हुए कम्युनिकेशन और आपका एक्शन रिसर्च आरटी, ये आपके उसमें नहीं, आरटी तो पूछता है क्या, ये सारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं एक्शन रिसर्च वगैरह, ये आपके वहाँ नहीं पूछे जाते, सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। टीचिंग वाला पूछा जाता है, किस में पूछा जाता है, जो आप सब्जेक्ट वाला करते हो, सब्जेक्ट की पेडागोजी जो करते हो ना, उसमें टीचिंग आ जाता है, ठीक है। टीचिंग मेथड वगैरह उसमें वहाँ डिटेल में पूछ लेता है वो, तो वहाँ से कवर हो जाता है। इसीलिए मैंने सीटेट की बुक रेफर करी है कि काफ़ी कुछ आपका सिमिलर आपको मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ सीडीपी पे मत अटक जाना, सीटेट की बुक उठाओगे तो जो आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी है उसको भी पढ़ना, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट बता रही हूँ, वो वहाँ मिलेगा ज़्यादा, ठीक है, वो सीडीपी में नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं आपको अपना थोड़ा अचीवर्स का बता देती हूँ कि अचीवर्स, जैसा कि सर ने बताया, अम्ब्रेला है बिल्कुल, जिसमें यूट्यूब चैनल है हमारा अचीवर्स, जो अब अचीवर्स अध्यापक हो गया है। इसके अलावा अचीवर्स अग्निवीर, हम अग्निवीर के लिए भी कोर्सेज चलाते हैं, और उत्तराखंड के लिए स्पेसिफिकली अभी हमने जो है स्टार्ट किया है उत्तराखंड अध्यापक, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन्हीं को कैटर करते हैं, ठीक है। और अचीवर्स की जो हमारी ऐप है करंटली, उस पर हमारा ये जो एलटी पेडागोजी का बैच है, वो हम कोर्स है वो हम ला चुके हैं। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ्स तक चलेगा, 10 मार्च तक ये आपका जो आपका एग्ज़ाम अभी प्रस्तावित है, ठीक है, अभी जो हम लेके चल रहे हैं 10 मार्च जो गिवन है कैलेंडर में, तब तक आपका ये चलने वाला है, मतलब 9 मार्च तक ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम आपका कंप्लीट ये 6 मंथ्स का कोर्स आपका रहेगा। इसमें हम आपके पूरे लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ऐसा रिकॉर्डेड आपको तभी मिलेगा जब, जैसे कभी मान लीजिए लाइव क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो रहा उस दिन, आप देख ही रहे, हमने इसीलिए इसे 6 महीने का रखा है। कोर्स तो हम जल्दी भी कंप्लीट कर सकते थे, अभी क्या है अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, आपके सारे त्योहारों की झड़ी लग जाएगी, मुश्किल हो जाता है फिर सबके लिए लाइव अटेंड कर पाना, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा ठीक से आराम से करने की सोची। और मॉक टेस्ट हमने पिछली बार भी कराए थे, जब आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सर से भी, नॉलेज जंक्शन में पिछली बार भी हमने लास्ट में, बल्कि मेरे 10 करीब मॉक टेस्ट ही हमारे चले थे लास्ट के जो टाइम था, बल्कि पिछली बार हमें समय कम मिला था, फिर भी हमने एक अच्छा कवर किया। बच्चे भी बहुत अच्छे वहाँ पे एक्टिव थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल भी डिले नहीं किया, ये नहीं कि लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, सब लाइव क्लास में आते थे, ठीक है। तो बच्चों की तरफ से भी एफर्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। टीचर कुछ नहीं कर सकता जब तक बच्चा जो है वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, स्टूडेंट को अपने लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इसीलिए हमने इसको 6 मंथ का रखा है। कोर्स तो जल्दी खत्म होगा, लेकिन आपके फिर मॉक टेस्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह वो सब आपकी चलती ही रहेगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने कहा ना, जैसे कि मेन यही था, आप सब्जेक्ट में अच्छा कर गए, पेडागोजी में 30 मार्क्स है ना, वो मैटर कर जाते हैं, 10-15 मार्क्स की होती चल जाता, 30 मार्क्स की हो गई ना, तो वहाँ पे वो क्या करता है, मेरिट को हिला देता है। अब आपने सब्जेक्ट अच्छा कर भी लिया और बस ये थोड़ी सी मेहनत छोड़ दी आपने, क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा। और हमारे उत्तराखंड में क्या है, आप देख ही रहे हो एग्ज़ाम आते कितनी बार है, अब अगले एलटी का वेट करने का भी फ़ायदा कुछ होता नहीं है, निकालो तो इसी बार में निकालो, ये वाला हो जाता है, ठीक है। हर एग्ज़ाम में है, एलटी की बात नहीं है, पीसीएस वगैरह भी आप देख लो, होते तो है नहीं यहाँ पर, जो इंसान ये सोचे कि भाई इस साल नहीं तो अगले साल निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार में 1 शॉट प्रैक्टिस करनी है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है और कोशिश करनी है कि अच्छे से करें। सेल्फ स्टडी आपको कैसे करनी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमारी हेल्प आप चाहते हैं तो आप अचीवर्स आपको डाउनलोड करके हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। डेमो लेक्चर्स को चेक कर लो वहाँ पर, शायद नोट्स भी वहाँ पे पड़े, नोट्स बाइलिंगुअल मिलेंगे, क्वेश्चंस भी हम जो हैं बाइलिंगुअल ही रख रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो हैं आप करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। इसकी फ़ी जो है आपकी 4800 है, बेसिकली आपका मंथ की अगर देखेंगे तो 800 पड़ रही है वो, ठीक है। आजकल तो आप ट्यूशन्स की फ़ीस भी देखोगे तो वो भी ऐसी ही होती है एकेडमिक्स में भी, ठीक है। तो ये हमारी है, अगर आप बाद में आपका देखा जाएगा, अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा तो वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। और इन केस अगर 10 to 15 स्टूडेंट्स आप में से हो जाते हैं तो आप वेदश्री अकेडमी आ सकते हैं, वहाँ पर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑफलाइन भी अगर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो जाती है एटलीस्ट 10 to 15 तो हम ऑफलाइन बैच वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा और उसके बाद आप सौरभ सर के बता सकते हैं, फिर हम देख लेंगे उसको, ठीक है। और यानी आप किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, कोई भी अगर आपको और गाइडेंस चाहिए आप वेदश्री अकेडमी ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके।